नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैंने इस लेक्चर में केवल थ्योरी के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं पेपर में। और अगर जो आप आगे न्यूमेरिकल का भी वीडियो अगर जो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है, ताकि आप लोग देख सकें और अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो इस लेक्चर में मैं पूरे इलेक्ट्रिकल जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इससे पूरे 5 यूनिट से मैंने 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो पिछले जो कई सारे जो पेपर हुए हैं उनमें कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब फर्स्ट है क्वेश्चन की डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्रेशन कीजिए या इसका वाइस वर्सा। ऐसे भी क्वेश्चन लिख कर क्या सकता है, या केवल क्वेश्चन पूछ सकता है कि केवल डेल्टा टू स्टार में ट्रांसफॉर्म कीजिए, या कह सकता है कि स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तीन टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने पूरा एक ही में लिख दिया है। तो देखिए, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा दोनों पढ़ के ही रहते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन इसमें से छूटेगा नहीं। और फिर सेकंड है 3 थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं। पहली है सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरी है नॉर्टन थ्योरम एंड थर्ड है थेवेनिन्स थ्योरम। तीनों थ्योरम पर इनके न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल जो होते हैं वो सुपरपोजिशन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम दो पर बहुत ज़्यादा पूछे गए न्यूमेरिकल। थेवेनिन्स पर तो सरल न्यूमेरिकल होते हैं, तो इसलिए कम पूछा गया है इस पर, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम और नॉर्टन्स पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इनका प्रिंसिपल और इस पर न्यूमेरिकल जरूर देखें। फिर अगला है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात करना है। साइनसोइडल वेरिंग एसी वोल्टेज। जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर से ही उठाए गए हैं, पिछले वाले पेपर से। तो वेरिंग एसी वोल्टेज, और इसमें आगे जुड़ा हुआ है क्वेश्चन कि इसमें कह रहा है कि आल्सो राइट फ्रॉम फैक्टर एंड पीक फैक्टर। पीक फैक्टर और फ्रॉम फैक्टर को लिखने के लिए बोल रहा है, दोनों की डिफिनेशंस को लिखना है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है फ्रॉम फैक्टर और पीक फैक्टर पर, लेकिन ज़्यादा पूछा नहीं गया है तो मैंने उसको नहीं बताया। तो अगला क्वेश्चन है चौथा, व्हाट आर द काजेस ऑफ लो पावर फैक्टर इन सप्लाई सिस्टम। क्वेश्चन है व्हाट आर द काजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप साथ साथ लिख सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर इन सप्लाई सिस्टम। फिर डिस्कस इट्स इफेक्ट एंड हाउ पावर फैक्टर इज इम्प्रूव। सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये। डिस्कस इट्स इफेक्ट एंड हाउ पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड।
और कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं। तो पांचवा क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा आपको। देखिए इरेज हो गया। पांचवा क्वेश्चन, डेराइव रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट। क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, डेराइव रेजोनेंस कंडीशन, derive resonance condition in series RLC circuit। और बैंडविड्थ के लिए जो और जो एक्सप्रेशन होता है वो आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि बैंडविड्थ क्या होती है, और इसका एक्सप्रेशन अगर जो पूछ रहा है तो 10 नंबर में पूछेगा। तो मैंने उसी में क्वेश्चन ऐड कर दिया है। ऑल्सो डेराइव एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ के लिए जो है एक्सप्रेशन को डेराइव करना है। 6th क्वेश्चन जो है यहाँ पर मेरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सीरीज रेजोनेंस, and parallel resonance। सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस है, आप क्या समझते हैं? इसके लिए क्वेश्चन आ सकता है। 7वां क्वेश्चन है, डिस्कस जो BH कर्व है, जो ना पूरा BH कर्व, BH curve for magnetic material and identify the relativity and corrosive field on the curve। मतलब BH कर्व जो है, ये पूरा जो क्वेश्चन है उसको तैयार कर लेना है आपको। फिर 8th क्वेश्चन जो है वो है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर और EMF वैल्यू के लिए जो एक्सप्रेशन है, EMF वैल्यू एक्सप्रेशन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर की वर्किंग एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर की वर्किंग, इस पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और EMF वैल्यू पर जो न्यूमेरिकल है ट्रांसफार्मर में, EMF वैल्यू पर जो ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन आता है, वो कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया है पेपर में। उस पर मैं अगले जो उसमें मैं बनाऊंगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, किस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक EMF वैल्यू जैसे हो गया, और सर्किट से क्वेश्चन आते हैं, और सर्किट से हो गया क्वेश्चन, और रेजोनेंस और पावर फैक्टर जैसे निकालना है, इन पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो मैं अगले लेक्चर में इसे बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और
इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर जो आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई efficiency of transformer efficiency of reduce the condition of the maximum efficiency. Condition of maximum एफिशिएंसी के लिए कंडीशन जो है उसको बताना है। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इरेज करने वाला हूँ। 9 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। ये इतने बताने के बाद आप लगभग थ्योरी का हर एक क्वेश्चन पेपर में जो आएगा आप पढ़ने की कंडीशन में होंगे, अगर जो आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो। अगर जो आप न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थ्योरी में आपके नंबर कट सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल अगर जो आपका सही है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है। 10th क्वेश्चन है, ड्रा एंड डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन अ डीसी मोटर। मतलब डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब वर्किंग, डीसी मोटर कैसे वर्क करता है, इस पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है डीसी मोटर से, और डीसी मोटर से एक न्यूमेरिकल भी आता है। फिर 11वां क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। 12वां क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऐसे आपको कुछ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। एक्सप्लेन। आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूछ सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। एक्सप्लेन, क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग होती है, एक्सप्लेन कीजिए। तब भी आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही लिखना है। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का प्रिंसिपल और ऑपरेशन लिखना है। तो क्वेश्चन है, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में आपके लिए मैं
वीडियो बना रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और उनका फ़ायदा हो सके मेरी वीडियो से। तो क्वेश्चन है कि डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर विद डायग्राम के साथ बनाना है। और डीसी मोटर जो होती है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी में कि ड्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, तो उसको आप अलग से पढ़ लीजिए। 2 नंबर में भी वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 2 नंबर में आप पढ़ेंगे, तो इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ उसको। 14 नंबर क्वेश्चन है वाई प्रॉपर, 5th यूनिट से क्वेश्चन है अर्थिंग इज नेसेसरी। वाई प्रॉपर अर्थिंग इज नेसेसरी। और इसी में क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ्स रजिस्टर वैल्यू। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू। अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू की क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन है। फिर लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी बैटरीज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी बैटरीज। डिफरेंट टाइप्स की प्राइमरी बैटरीज को डिस्कस करना है। फर्स्ट ईयर में है, शायद आपको पेपर का पैटर्न ना पता हो, तो मैं पेपर का पैटर्न बता दे रहा हूँ कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स का हर यूनिट से आता है। आप कितने पढ़ के यूनिट जाएं तो आराम से पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा चलते चलते देख लीजिए आखिरी में कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। देखिए, हर यूनिट, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट हैं आपके में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन में आपका पेपर आता है। देखिए, सेक्शन ए में हर यूनिट से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये 10 मार्क्स का। इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 करने होते हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 करने होंगे। सेक्शन सी में हर एक जो पार्ट होगा उसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 क्वेश्चन करना होगा। ऐसे सेक्शन सी में 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए करने होंगे, 10 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 करने होते हैं। सेक्शन बी में 5 दिए होते हैं, 3 करने होते हैं। और सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक। इसमें हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा, 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 आपको करने होंगे, ठीक। और इसमें हर यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही सबका प्रोफार्मा ऐसे ही, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, 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 10 क्वेश्चन हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 क्वेश्चन। फिर देखिए, यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये हो गए। फिर यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाएंगे सेक्शन सी में। जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 आपको अटैम्प्ट करना है। यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 अटैम्प्ट करना है। ऐसे वहाँ पर पेपर करना होगा। तो देखिए, आप अगर जो केवल 3 यूनिट पढ़ते हैं तो आपके पास होने के जो चांसेस होते हैं 100% होते हैं। फिर 3 यूनिट में आप छोड़िए कुछ ना। देखिए, यहाँ से आपको 6 नंबर का मिला, यहाँ से आपको 30 नंबर का मिला, और यहाँ से आपको 30 नंबर का मिला।
30 30 60 और 6 66 मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और आपको पासिंग के लिए कितने चाहिए? 30 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। आराम से गेन किया जा सकते हैं 30 मार्क्स। तो अगर जो आप ऐसे ही अगर जो 4th और 5th यूनिट, अब इसमें आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है। तो मैं ये बताया है, जो लोग सोचते हैं कि मैं पास नहीं होऊंगा, क्या पढ़ें, क्या पढ़ लें, क्या ना पढ़ें, पास नहीं होना है, पास नहीं हो पाएंगे, ये सोचते हैं बच्चे, तो उनके लिए है वीडियो की आप केवल 3 यूनिट पढ़ के जाइए, लेकिन 3 यूनिट में हर एक टॉपिक पढ़ के जाइए, उसमें कुछ छोड़िए ना। अगर जो छोड़ के जाते हैं तो फिर मैं उसका नहीं बता सकता कि आप पास होंगे कि नहीं, लेकिन 3 यूनिट अगर जो आप पढ़ के जाते हैं तो अच्छे से आप पास होते हैं, बैक नहीं आएगी आपकी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है पेपर में। थैंक यू।